जय हिंद दोस्तों। अभी जो वीडियो आपने देखा वो बात करता है राइट टू लाइफ के एक पर्सपेक्टिव के बारे में, और वो जो पर्सपेक्टिव है दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर सोल्जर्स। इसी की तरह आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। जब हम राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो राइट टू लाइफ के बहुत ही सारे पर्सपेक्टिव में से कुछ पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे रिसेंटली हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आता है, और हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट सेज दैट वी ऑल हैव फेल्ड, यानी हाई कोर्ट गवर्नमेंट को चार्ज कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। और हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि हम सब फेल हुए हैं कोविड-19 क्राइसिस से अपनी पब्लिक को बचाने में, और कहीं ना कहीं जो इसेंशियल्स जो थिंग्स थी, इसेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हम उसे मैनेज करने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। इसके अलावा राइट टू लाइफ के एक और पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे जुडिशरी का एक ऑब्जर्वेशन है, एंड जुडिशरी सेज दैट your religious sentiments and the right to peaceful night sleep, they both can coincide together. You have to control your religious sentiments, right? ऐसा नहीं हो सकता कि रिलीजन के नाम पर, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पर आप दूसरों के राइट टू लाइफ को वायलेट करें। तो आप देख रहे हैं द रेंज ऑफ राइट टू लाइफ कितनी बड़ी एक रेंज है। आर्मी से ये स्टार्ट होती है, ये लाउड स्पीकर तक जाती है, ये कोविड-19 क्राइसिस तक जाती है। इसके अलावा अगेन कोरोना वायरस आउटब्रेक के बारे में बात करती है, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट गुजरात, यूपी एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राइट? और इनको कहा गया है दे शुड एग्जेम्प्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम लेबर वेलफेयर लॉ। तो रेंज बहुत ज़्यादा है, right? Climate change is also included in that, refugees of climate change. So right to have a healthy climate is also your fundamental right, which comes under your article 21, that is right to life, right? डेथ रो प्रिजनर्स आर एंटाइटल टू मीट फैमिली, यानी वो जो कैदी जिनको डेथ पेनल्टी दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दे हैव देयर फंडामेंटल राइट कि उनको उनकी फैमिली से मिलाया जाए, राइट? यानी कि जो फैमिली है आपकी उन लोगों की जिनको डेथ पेनल्टी दिया गया है, उनका ये अधिकार है कि वो अपने जो मेंबर हैं उसको मिल सके। तो ये भी आपके एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट में आता है, राइट? India bans 18 pesticides after reviewing 66 out of 104 used in country. This also comes under your right to life, कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ जो है वो खतरे में है, वो डेंजर में है, तो जुडिशरी उसको बैन कर सकता है, एग्जीक्यूटिव उसको बैन कर सकता है। सो ये क्यों किया जा रहा है? दिस इज़ टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट योर राइट टू लाइफ, राइट? इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कम्स अंडर राइट टू लाइफ, दैट इज यूथेंसिया। तो मिलिंद देवरा कॉलम, यानी मिलिंद देवरा क्या लिख रहे हैं इसमें वो ये लिख रहे हैं, इस जजमेंट में वो ये कह रहे हैं कि पैसिव यूथेंसिया जो है दैट कैन बी अलाउड, राइट? यूथेंसिया जो होता है, इच्छा मृत्यु जिसे आप कहते हैं, तो दो तरह का होता है ये। एक होता है आपका एक्टिव यूथेंसिया, एक होता है आपका पैसिव यूथेंसिया, राइट? तो इंडिया में कौन सा अलाउड है? इंडिया में पैसिव यूथेंसिया अलाउड है, राइट? यूथेंसिया जो है ये राइट टू डाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। तो जस्ट लुक एट द रेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट? रेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स जिसमें आपके फॉर एग्जांपल आधार कार्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। आधार कार्ड भी आपका फंडामेंटल राइट में आता है, स्पेशली राइट टू लाइफ में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, तो ये कहाँ पर है? ये आपके आर्टिकल 21 में है, फंडामेंटल राइट में। आधार केस जब हुआ था, ठीक है? अगेन पैसिव यूथेंसिया, राइट? बहुत ज़्यादा मैटर चला था ये, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चला था। सो आर्टिकल 21 में है आपका पैसिव यूथेंसिया, ठीक है? डिग्निटी इन डेथ इज अ फैसेट ऑफ राइट टू लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ओके, डिग्निटी इन डेथ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स अंडर योर राइट टू लाइफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब हम राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट
life in substance form. We are talking about life in the form of a dignified life. You should live your life with dignity, and you should also have the right to die with dignity. So when we are talking about passive euthanasia allows you to die with dignity, right? ठीक. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स विद वाइफ बिलो 18 इज रेप. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. तो अगर शादी हो भी जाती है एंड इफ योर वाइफ इज बिलो 18, then that relationship, that physical relationship will not be legitimate and that will come under rape, right? So ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला. ऐसा क्यों बोला? To protect the dignity of these girls, these kids. This will come under the definition of rape, right? And it also directed the states to take proactive steps so that the child marriages can be controlled, right? HRD ministry, it talks about sex education, and they are in favor of providing sex education to the kids, to the students at their very early age, right? So look at the ambit of Article 21. Anything and everything under the sun comes under Article 21. Be your right to life, right to privacy, right to have proper sleep. This is also your fundamental right. Right to have good environment, right to have good medical facilities. All these come under your Article 21. So what exactly Article 21? तो अभी इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इसके कीवर्ड्स को समझते हैं. तो एक बार इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे और एक एक करके जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं उनको हम विद केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आपको आर्टिकल 21 पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो बात करते हैं आर्टिकल 21 की. एंड आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. तो आर्टिकल 21 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. ओके. सो टेक्स्ट क्या कहता है इसका? दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. राइट. 1 सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज. ठीक है. Okay, so it says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. तो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड मिलते हैं, पहला कीवर्ड है आपका पर्सन. ठीक है. पहला कीवर्ड है आपका पर्सन. दूसरा कीवर्ड है आपका लिबर्टी, दैट इज पर्सनल लिबर्टी. और तीसरा कीवर्ड है दैट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. तो इन 3 कीवर्ड्स को हमको समझना पड़ेगा, इन्हें खोलना पड़ेगा, और तब जाके हम आर्टिकल 21 को समझ पाएंगे. सो पहला जो कीवर्ड है दैट इज पर्सन. ये अब तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं. व्हेनेवर और वेयरएवर वी सी द वर्ड पर्सन, इट मीन्स पर्सन इंक्लूड्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, and it also includes non-citizens of India. It means it is also available to residents. It means it is also available to aliens. It means it is also available to foreigners. ठीक है. So whenever we talk about Article 21, it means right to life and personal liberty. You have to remember the fact that Article 21 is available to citizens and non-citizens as well. Because here we are using the term person. ठीक है. And it is also known as the foundation stone of fundamental right. Very important. They may ask you which article or which fundamental right is also known as the foundation stone of fundamental rights. So Article 21, it is known, it is also known as the foundation stone of fundamental right. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे कीवर्ड की, एंड दैट वाज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अनदर डॉक्ट्रिन, एंड दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एंड दिस वाज द डिफरेंस विच वाज आस्क्ड इन एन इंटरव्यू.
यूपीएससी के इंटरव्यू में ये पूछा गया था दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो एक एक करके बात करते हैं इसमें, एंड कंपैरेटिव चार्ट मैंने यहाँ पे तैयार किया है, इसी के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वेयर एज द आइडिया ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो यहां पर जुडिशरी को यानी कोर्ट्स को ये राइट है दैट दे कैन कंट्रोल द एक्शंस ऑफ बोथ, दैट इज लेजिस्लेचर एज वेल एज ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में केवल और केवल एग्जीक्यूटिव के जो फैसले हैं, जो एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करने का अधिकार है। ठीक है, अब ये ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको समझते हैं। देखो, दो चीजें हैं। पहला हमने देखा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, और दूसरा है आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो अभी मैं दूसरा वाला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली दूसरा वाला पॉइंट बोल क्या रहा है। तो यहां से शुरू करते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एक केस लेते हैं, यह है केस रामलाल। ठीक है भाई, रामलाल। तो रामलाल जो है अरेस्ट हुआ, ठीक, और रामलाल अरेस्ट हुआ तो उसके ऊपर फिर क्या हुआ? उसकी हियरिंग हुई, कोर्ट हियरिंग हुई, राइट। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जुडिशरी को केवल इतना देखना है, जुडिशरी को केवल इतना देखना है कि रामलाल ने कोई लॉ को वायलेट किया या नहीं किया। सिर्फ इतना देखना है कि जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, रामलाल के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, क्या रामलाल ने उनको वायलेट किया है या नहीं किया है। अगर रामलाल ने उनको वायलेट किया तो रामलाल को उस कानून के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है, और अगर उसने उस कानून को वायलेट नहीं किया तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सिंपल, दिस इज द आइडिया बिहाइंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो पनिशमेंट वैलिड होगा अगर आपने लॉ को वायलेट किया है तो, राइट। तो ये तो हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में रामलाल ने क्राइम किया, ठीक है, अब उसके ऊपर कोई चार्जेस लगे होंगे अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, जुडिशरी इंटरवीन करेगा। अब जुडिशरी यहां पे एक तो ये देखेगा कि क्या रामलाल ने किसी लॉ का वायलेशन किया है या नहीं किया। इसके अलावा जुडिशरी एक और चीज़ देखती है कि ये जो लॉ बनाया गया है ना, जो लॉ एग्जिस्टेंस में है, क्या ये लॉ जस्ट है या फिर अनजस्ट है, क्या ये ड्यू है या फिर ये अनड्यू है। इसका मतलब ये जो लॉ एग्जिस्टेंस में है, क्या ये ठीक है या फिर नहीं है। तो यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में दो चीजें जुडिशरी को देखनी होती हैं कि रामलाल ने लॉ का वायलेशन किया है या नहीं किया, और दूसरा, जिस लॉ का उसने वायलेशन किया है क्या वो लॉ सही है या नहीं है। लेकिन जब हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल एक चीज़ आपको देखनी है कि रामलाल ने किसी लॉ का वायलेशन किया है या फिर नहीं किया है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में दूसरा डिफरेंस ये है। अब ये जो वो पॉइंट कह रहा था दैट कोर्ट्स कैन कंट्रोल द एक्शंस ऑफ बोथ, दैट इज ऑफ लेजिस्लेचर एंड एज वेल एज ऑफ एग्जीक्यूटिव, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में केवल एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को चैलेंज किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पहला वाला जो डॉक्ट्रिन है उसमें हमने क्या देखा कि वो एक तो ये देख रहा है कि लॉ जो है उसका वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, और दूसरा जो लॉ है वो आपका जस्ट है या फिर अनजस्ट है, ये भी उसको देखना पड़ रहा है। तो अगर आप पहला वाला एक्शन देखो कि लॉ के हिसाब से किसी को सजा मिली है या नहीं मिली,
तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन पे आता है। भाई पुलिस है ना, पुलिस एफआईआर करेगी, पुलिस जो है चार्जशीट जो है वो दायर करेगी, तो ये किसका काम है? ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ में ये भी देख रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव का भी काम देख रहा है। इसके अलावा लॉ बनाने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है, सॉरी जुडिशरी का कह रहा हूँ मैं, लेजिस्लेचर का होता है। ठीक है, लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जुडिशरी ये भी देख रही है कि लॉ ठीक है या नहीं है। इट मीन्स in the concept of due process of law, judiciary is taking care of number 1 executive action and number 2 legislative actions as well। ठीक है भाई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में ये देख रही है कि पुलिस ने अपना काम ठीक किया कि नहीं किया, और लेजिस्लेटिव में क्या देख रही है कि लेजिस्लेचर में ये देख रही है कि जो लॉ बनाया गया है वो ठीक है कि नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो वहां पे तो केवल और केवल इतना ही देख रही है कि क्या कानून का पालन किया है एग्जीक्यूटिव ने या नहीं किया, क्या पुलिस ने कानून का पालन किया है या फिर नहीं किया। राइट तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये ज़्यादा बड़ा है, इसका दायरा ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक्शंस को अपने अंदर लेके आ रहा है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसमें आपके लेजिस्लेचर का जो एम्बिट है वो इसमें नहीं आता है, इसमें केवल आपका एग्जीक्यूटिव आता है। ठीक है, सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, दैट इट कैन क्वेश्चन बोथ सब्सटेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज। ये दोनों तरह के लॉज को जो है चैलेंज कर सकता है। दो तरह के लॉ मतलब, जैसे आपका पहला है सब्सटेंटिव, यानी जो कानून बनाया है लेजिस्लेचर ने, ठीक है, जो एग्जैक्ट जो कानून बनाया है लेजिस्लेचर ने उसको भी चैलेंज कर सकता है। और दूसरा ये प्रोसीजरल लॉज को भी चैलेंज कर सकता है, यानी इस सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बाय लॉज होंगे या जो सब लॉज होंगे, ठीक है, उनको भी ये क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है, इनको क्वेश्चन कर सकता है। वेयर एज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में केवल और केवल प्रोसीजरल जो लॉज होते हैं उनको चैलेंज किया जाएगा, और आपके जो सब्सटेंटिव लॉज हैं, जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल लॉ जो बनाया है संसद ने, पार्लियामेंट ने, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मैं इतने आराम से इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कह रहा हूँ ये यूपीएससी इंटरव्यू में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मेंस में पूछा जा चुका है, प्रीमेंस के आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है, लेजिस्लेटिव के आर्बिट्ररी एक्शंस के खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन देता है। अभी हमने देखा कि कोई भी ऐसा वैसा कानून नहीं बना सकता है लेजिस्लेटिव, तो सिटीजन को अधिकार है कि वो कानून को भी चैलेंज कर सकता है, जुडिशरी कानून को भी चैलेंज कर सकता है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो इट कैन ओनली चैलेंज द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट। राइट, लेजिस्लेटिव एक्शंस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में नहीं आएंगे। It can ask two questions: do you have the power to make such laws, and is it following the principle of natural justice? So if you are following due process of law, so you can ask two questions from the legislature or from the executive. Number one, क्या आपके पास ये पावर है कि आप इस कानून को बना सकते हैं? दूसरा, क्या वो जो कानून है, क्या वो आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Whereas in procedure established by law, you cannot ask these two questions. आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसलिए ये पूछ सकते क्योंकि आपके एम्बिट में लेजिस्लेचर नहीं आता, केवल एग्जीक्यूटिव आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर वॉज इन फेवर ऑफ एडॉप्टिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बिकॉज उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि लेजिस्लेचर जो होता है, क्या होता है लेजिस्लेचर? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि भैया लोकसभा में जो लोग जा रहे हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल, वो चुने हुए लोग हैं, तो ज़्यादा सुप्रीम वो होने चाहिए, ज़्यादा पावर वो होने चाहिए। और अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करते हैं तो जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, और जुडिशरी फिर क्वेश्चन करेगी उन लोगों को जिन लोगों को लोगों ने चुन के भेजा है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के भेजा है। तो दैट इज द रीजन ही वॉज इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, नॉट इन द फेवर ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। But if you talk about the father of Indian Constitution, that is B.R. Ambedkar, so he wanted to include due process of law.
तो वो चाहते थे दोनों चीज़ों को शामिल किया जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को भी। बट अल्टीमेटली होता क्या है, जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने अभी टेक्स्ट पढ़ा अपने आर्टिकल 21 का, तो उसमें आपको देखने को मिलता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड हियर देयर इज नो मेंशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई भी मेंशन नहीं देखने को मिलता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अडॉप्ट किया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अडॉप्ट किया। कहां से अडॉप्ट किया, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, राइट। सो वी इंक्लूडेड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये एक जनरल मैंने आपको डिफरेंस बता दी है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की, कि किस तरह से आज की सिचुएशन तक हम लोग पहुंचते हैं। तो पहला है आपका 1978 से पहले का टाइम और फिर है आपका 1978 का टाइम। तो 1978 जो है ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन साबित होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एंड पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स के लिए, और उसमें भी और पर्टिकुलर बात करें तो आर्टिकल 21 के लिए 1978। तो 1978 के बाद का भारत और 1978 का पहले का भारत। तो 1978 के पहले का जो भारत था उसमें वी वर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर established by law. Strictly we were following the doctrine of procedure established by law. It means the judiciary had the right to control only the executive actions of the state. They do not have any control over the legislature. लेजिस्लेचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, इनको सिर्फ ये देखना था कि कानून के हिसाब से चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, राइट। लेकिन 1978 के बाद अब आपके भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी शामिल कर दिया गया। हालांकि आपके आर्टिकल 21 में देयर इज नो मेंशन ऑफ द आइडिया ऑफ ट्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट वी फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आफ्टर 1978, राइट। इसका मतलब अगर हम करंट बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो राइट नाउ जुडिशरी हैज द राइट टू टेक केयर ऑफ लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट। तो अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो जुडिशरी लेजिस्लेचर भी देख सकती है और एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी देख सकती है। तो क्या हुआ था 1978 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है मनेका गांधी केस 1978, जिसको आमतौर पर लोग मेनका गांधी केस कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट मेनका गांधी, दिस इज मनेका गांधी केस, राइट। तो छोटी सी स्टोरी है इसमें, बेसिकली 1977 की बात है, राइट। आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद गांधी फैमिली को टारगेट किया जाता है, तो मनेका गांधी का जो पासपोर्ट है वो जो है सीज कर दिया जाता है, और उसके बाद मनेका गांधी कोर्ट में जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, and she argued that she wanted to go to to a particular foreign country, and because her passport has been seized, so it is the violation of right to life under article 21। तो बोले कि because you have violated my dignity, अगर आप मेरे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको रेगुलेट कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप मेरी डिग्निटी वायलेट कर रहे हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अथॉरिटी से, पासपोर्ट अथॉरिटी से, तो उन्होंने बोला नहीं, वी आर डूइंग दिस अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो हम तो लॉ के हिसाब से कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिखाओ लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पढ़ा, सो दैट लॉ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, दैट वाज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, राइट। तो अगर हम ये आर्ग्यूमेंट देखते, अगर हम केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से जाते, तो जो पासपोर्ट ऑफिस ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, वो कर सकते हैं ऐसा, दे हैव द राइट, क्योंकि उन्होंने लॉ के हिसाब से किया। बट यहाँ पर जुडिशरी थोड़ा सा एलोबरेट कर देती है स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 को, और कहती है कि नहीं, हम ये भी देखेंगे कि जो लॉ है क्या वो जस्ट है या फिर वो जस्ट नहीं है। और यहाँ से फिर मनेका गांधी के फेवर में डिसीजन आता है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा दायरा कर देती है आर्टिकल 21 के। एक बात आप याद रखना कि जब हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, तो भैया दो तरीके से आप मूव कर सकते हो, ठीक है, विद इन द कंट्री
and outside the country. ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री, तो आप बात करेंगे आर्टिकल 19 की बात करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, और क्लॉज 1 के बाद इसका सब क्लॉज आई गेस ए बी सी और डी में से कोई है, आप एक बार देख लेना. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री, तो इट विल कम अंडर आर्टिकल 21. तो आपको याद रखना है, विद इन द कंट्री अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात होगी तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आएगा, एंड आउटसाइड द कंट्री की बात होगी तो आर्टिकल 21 आएगा, ठीक है. सो ये एलोब्रेशन होता है केस का, राइट. इससे पहले होता है एक और केस वेरी इंपॉर्टेंट, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1960. तो यहां पर A.K. गोपालन को डिटेन कर दिया जाता है अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट. A.K. गोपालन क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं. A.K. गोपालन क्या करेंगे, ही विल चैलेंज, कहाँ गया ये रहा, सो ही विल चैलेंज द डिसीजन. और जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि नहीं, आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है, और पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन केवल 2 कंडीशन में माना जाएगा, फिजिकल रिस्ट्रेंट और कोर्सन, राइट. तो फिजिकल रिस्ट्रेंट मतलब जब आपको पकड़ के जेल में डाल दिया है, बंद कर दिया, आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया है, तो एक तो ये होगा. दूसरा, जबरदस्ती अगर आपको ये उठा के किया जा रहा है बिना किसी आधार के, बिना किसी लॉ के, बिना किसी चार्ज के, तब पर्सनल लिबर्टी को वायलेट का वॉयलेशन हम मानेंगे. लेकिन अगर आपके ऊपर चार्जेस हैं, आपके ऊपर केसेस हैं, तो ये किया जा सकता है. दिस विल नॉट कम अंडर द वॉयलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन है आपके लिबर्टी का, कि भैया अगर लॉ बना है और लॉ के हिसाब से अगर आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके. So this is a very narrow interpretation of Article 21 or the idea behind personal liberty. और मनिका गांधी का केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी का जो आइडिया होता है इसको वाइड कर दिया जाता है, दैट वी विल नॉट ओनली सी कि भैया लॉ ठीक तरीके से हुआ है, फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, बल्कि वी विल ऑल्सो सी कि लॉ ठीक है कि नहीं है. तो यहाँ पर वाइडर डेफिनेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी आपको देखने को मिलती है, राइट. सो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट यू हैव टू पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी. और टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी लॉ क्या जस्ट है या नहीं है, क्या फेयर है या नहीं है, क्या रीजनेबल है या नहीं है. तो 3 पैरामीटर्स इसमें आपको देखने हैं कि कोई भी लॉ जस्ट है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, और रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है. अगर वो आर्बिट्ररी है तो उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अब हम क्या बोलते हैं, 1978 के बाद से ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बोथ इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21. हाउएवर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट मेंशन्ड बट इट इज इंट्रिंसिक इन आर्टिकल 21, ठीक है. तो उसके बाद बहुत सारे केसेस आते हैं और कई सारे इन्फर्ड राइट्स हैं जो कि मेंशन नहीं है आपके आर्टिकल में, बट वो उसमें इंट्रिंसिक है, ठीक है, उनके अंदर है. जैसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स, राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, right to counsel, right to go abroad, right to free legal aid, right against bonded labor, right to immediate medical aid, right to health of workers, right against arbitrary dismissal of workers and denial of wages, right to clean air, right to shelter, so and so forth. इसके बाद एक सवाल उठता है कि राइट टू डाई क्या आपके आर्टिकल 21 में आएगा. जैसे हमने आर्टिकल 29 की बात करी, आर्टिकल 19 की बात करी थी, तो उसमें क्या था, राइट टू स्पीक, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो आपको राइट टू स्पीक है, तो क्या आपको राइट टू साइलेंस है क्या, ठीक है. तो पता चला कि भैया राइट टू स्पीक भी है और राइट टू साइलेंस भी है. जुडिशरी का ये इंटरप्रिटेशन था. तो ऐसे ही लोगों ने पूछा कि अगर वो लॉजिक है तो इस लॉजिक के हिसाब से राइट टू लाइफ है तो फिर राइट टू डाई भी होना चाहिए. तो अब ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, पी राथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और सेक्शन 309 यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है. और यहाँ पे आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जिस तरीके से मेरा राइट टू लाइफ है तो मेरा राइट टू डाई भी है, एंड दैट इज द रीजन सेक्शन 309 अगर मेरे ऊपर लगता है तो इट इज़ नॉट अ क्राइम, रादर इट इज़ माई फंडामेंटल राइट.
तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा यार बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है। सो वो कहता है कि राइट टू डाई इज योर फंडामेंटल राइट। तो जो पहला केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, पी राथीनाम केस में, उसमें राइट टू डाई वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है आप अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकते हो। यू कैन लीव योर फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ जो है, तो आप उसको छोड़ सकते हो और आप उसकी जगह राइट टू डाई ले सकते हो। ये जजमेंट था। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट केस आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1996। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि नहीं 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 नहीं, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ नहीं सकते। जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आप उनको वेव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। एंड दैट इज द रीजन राइट टू डाई इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो दिस वाज द जजमेंट इन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो आपको ये समझ में आया। ठीक है, उसके बाद फिर राइट टू प्राइवेसी, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1963। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? दैट लाइफ इज नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। लाइफ का मतलब होता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का आपको अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें टेलीफोन टैपिंग केस आता है। और इसमें ये कहा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ योर आर्टिकल 21, लेकिन आपके फ़ोन को टैप किया जा सकता है दो कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन और पब्लिक सेफ्टी। और बहुत मुश्किल है वैसे फ़ोन टैपिंग करना, बट स्टिल आप अगर अथॉरिटी में हैं तो आप ये कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई MLA या कोई प्रधान या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ़ोन टैपिंग करवा सकता है। इसके लिए बहुत बहुत हाई लेवल पोजीशन में और एक जेन्युइन रीज़न होना आपके लिए पास ज़रूरी है, तब जाके फ़ोन टैप किए जा सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, इमरजेंसी, सो एंड सो फोर्थ। फिर राइट टू एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट केस है। दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज़ MC मेहता केस। इसको आप अपने मेंस के आंसर में या किसी इंटरव्यू में रेफर करेंगे। जहाँ जहाँ पर आपको MC मेहता केस दिखाई देगा, इसका मतलब MC मेहता केस जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट, ये आपको MC मेहता की वजह से मिलता है। ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। उसके बाद इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं कि इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है। तो आर्टिकल 359 क्या कहता है? दैट प्रेसिडेंट हैव द पावर टू सस्पेंड आर्टिकल 21। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 359 में क्या लिखता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो आपके आर्टिकल 21 को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। यानी जब भी आपकी इमरजेंसी लगेगी, आपका प्रेसिडेंट आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सकता है। और इसी वजह से आर्टिकल 21 सस्पेंड हुआ था 1962 में, 1971 में और 1976 में। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका राइट टू लाइफ सस्पेंड हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी आपकी जान ले सकता है, स्टेट आपकी जान ले सकता है। एंड स्टेट विल नॉट बी अकाउंटेबल फॉर दैट, इट विल नॉट बी आंसरेबल फॉर दैट। तो अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इन ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस इन 1976 सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी 359 को सपोर्ट करता है और कहता है कि जो लिखा है 359 में बिल्कुल ठीक लिखा है। एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी इफ द स्टेट वांट टू सस्पेंड योर फंडामेंटल राइट एंड पर्टिकुलर आर्टिकल 21 देन इट कैन डू सो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा था और सुप्रीम कोर्ट में ने भी यही जजमेंट दिया। लेकिन उसके बाद होता क्या है, आपकी जनता पार्टी की सरकार बनती है 77 में और वो लेके आती है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 और इसमें 359 यानी आर्टिकल 359 में अमेंडमेंट किया जाता है और अमेंडमेंट करके ये लिख दिया जाता है कि आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है? वो ये है कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, बट इट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, दीज टू आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसको, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपसे अगर ये पूछे कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ओरिजिनल जो आर्टिकल 359 था उसके हिसाब से प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता था आर्टिकल 21 को, तो ठीक है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद क्या किया गया, आर्टिकल 21 को अमेंड कर दिया, नॉट आर्टिकल 21, 359 को अमेंड किया गया और उसमें यह लिखा गया कि यू कैन नॉट अमेंड आर्टिकल 21।
तो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन. सो दिस इज इट अबाउट आर्टिकल 21. और अब आपको करना है क्या, आपको करने हैं असाइनमेंट. यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, शुड यूथेंसिया बी अलाउड. आपको 250 वर्ड्स में ये लिखना है, क्या यूथेंसिया अलाउड होना चाहिए. और इसका मतलब थोड़ा सा डाइवर्स आंसर लिखना, क्योंकि 250 वर्ड्स में आपको काफ़ी कंटेंट चाहिए होगा, राइट. तो ट्राई टू राइट अ डाइवर्स आंसर. अपना ओपिनियन भी आप उसमें ज़रूर मेंशन करिएगा. और दूसरा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आर ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन चार्जेस ऑन डिफेंस फोर्सेज इन डिस्प्यूटेड एरियाज वीकनिंग द स्पिरिट ऑफ द फोर्सेज. जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के चार्जेस होते हैं डिफेंस फोर्सेज के ऊपर, तो आपको लगता है कि वो अनड्यू हैं, वो अनजस्ट हैं, और कहीं ना कहीं फोर्सेज के मोराल को वो डाउन कर देते हैं. Do we need to redefine and confine the boundaries of human rights of the people who are dangerous for national security? आपको लगता है कि हमें टेररिस्ट जो हैं उनके ह्यूमन राइट्स को कम कर देना चाहिए, क्योंकि उन ह्यूमन राइट्स के आधार पर उसके आड़ में वो लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजंस. ठीक है. सो इसमें आपको याद होगा एक केस हुआ था, जो अभी जो मैंने स्टोरी अटैच करी है उसमें आपने ज़रूर सुना होगा. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने हैं एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन इन योर GS पेपर 4. एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2 एज वेल. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर फैमिली. गॉड ब्लेस यू.